जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 13 जुलाई। जी हाँ, आज कौन सी डेट है? आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 13 जुलाई को हर साल, वैसे तो बहुत सारे दिवस हर दिन ही मनाए जाते हैं, बट जैसा कि आप सभी जानते हैं इम्पोर्टेंट जो होते हैं उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं। तो 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 13 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो 1931 यानी कि 1931 में श्रीनगर में डोगरा शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में मारे गए 22 लोगों की याद में यह दिन मनाया जाता है। यानी कि 1931 में जो श्रीनगर में डोगरा शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें हमारे 22 लोग मारे गए थे और उन्हीं की याद में यह दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन? शहीद दिवस। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज के ही दिन राष्ट्रीय फ्रेंच फ्राइज दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ, फ्रेंच फ्राइड नाम से आप सभी परिचित होंगे। ये एक तरह का फूड आप बोल सकते हैं है, जो कि सभी को पसंद है। और अलग अलग शेप में ये जो है, ट्रायंगल में, स्क्वायर में, सर्कल में, अलग अलग शेप में अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लोग इसको फ्रेंच फ्राइड को बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज के दिन ही फ्रेंच फ्राइड डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि नेशनल फ्रेंच फ्राइड डे भी आज ही मनाया जाता है। तो प्लीज़ आज आप सभी लोग फ्रेंच फ्राइड बना के खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव भी शेयर कीजिए। तो ये तो हो गई कुछ बातें कि आज के दिन क्या है कुछ खास। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आ गए क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा, और अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगी, जिससे आपको कोई भी क्लास ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मिक्सअप नहीं है। क्लास 6 से लेकर 11 तक जितनी भी पढ़ाई हमने की है, उसमें सारी क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको जिस भी क्लास में जो भी डाउट है, आप उनके माध्यम से अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से जो भी रिलेटेड आपके डाउट होते हैं वो सारे ही क्लियर हो जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक प्यारा सा फीडबैक भी हमें दें, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं, आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 6, मानव विकास और परिवार अध्ययन। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर, जिन्होंने भी एनटीटी वगैरह कर रखी है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, को अच्छे से पता होगा, उसमें ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाती है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे हम चर्चा करेंगे, और इसमें पूरा हम पढ़ने क्या वाले? प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा में जीविका के लिए तैयारी, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में जीविका की तैयारी, और साथ ही साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा का कार्य क्षेत्र। तो ये सारे ही टॉपिक हम इस चैप्टर के माध्यम से कवर करने वाले हैं। किसके? प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या हमने पढ़ा था, एक बार क्विक रिविजन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और वो क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड किस टॉपिक से थे? जो हमारा चैप्टर था खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, तो उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये क्लास हमारी स्टडी इवनिंग में ही हुई थी, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में
आप इनको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट जितने भी इनसे रिलेटेड हैं, आपके जो भी डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं देखेंगे। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु की जो अवस्था होती है, जो एज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड हम कहते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से अभिप्राय जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से है। विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 भागों में से। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है? जन्म से लेकर के जो 8 वर्ष तक का जो बच्चा है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है। बट आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जन्म से लेकर 3 वर्ष तक और दूसरा 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक का बच्चा। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो एज होती है वो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक का बच्चा वो प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आता है। बट विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला जन्म से लेकर 3 वर्ष तक किया है और दूसरा है 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं जन्म से लेकर 3 वर्ष तक जो होता है शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी। पढ़ा था हमने पहले भी इसके बारे में, इन्फेंसी के बारे में। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को कहते हैं। कितना? जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को जो क्या कहते हैं? शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी कहते हैं। कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को 2 वर्ष तक मानते हैं। तो कई सारे हैं वैज्ञानिक, किसी ने 1 वर्ष बताया है, कई लोगों ने 2 वर्ष बताया है, बट वैसे तो 1 वर्ष तक की ही एज जो है वो शैशवावस्था की होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए वयस्कों पर निर्भर होता है। यह अवधि वयस्कों आमतौर पर माता पिता या किसी अन्य प्राथमिक देखभालकर्ता जो दादी या अन्य सहायक हो सकती हैं पर गहन निर्भरता की है। ऐसी परिस्थिति में जहां मां घर से बाहर कार्यरत है, शिशु की देखभाल एक स्थानापन्न देखभालकर्ता द्वारा की जानी चाहिए, जो परिवार का सदस्य या किराए पर लिया गया व्यक्ति हो सकता है। स्थानापन्न देखभाल व्यवस्था बच्चों की देखभाल के लिए विभिन्न संस्थागत शिशु देखभाल केंद्र कार्यरत हैं, जो इस प्रकार है। पहला है अस्थायी शिशु केंद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंक्चुअरी क्रैच। अस्थायी शिशु केंद्र यानी कि सैंक्चुअरी क्रैच, यह एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। अस्थायी शिशु केंद्र में माता पिता निश्चित होकर अपने बच्चे को सुबह से शाम तक छोड़ सकते हैं। यहाँ बच्चे की देखरेख प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त वातावरण में की जाती है। यहाँ बच्चे को पोषक पूरक आहार, स्वच्छ वातावरण, खेल व मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। कहाँ पे? अस्थायी शिशु केंद्र यानी कि सैंक्चुअरी क्रैच में है। तो आज आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, जिनके दोनों मतलब माता पिता जिन बच्चों के दोनों काम पे जाते हैं, घर में उनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं, तो क्या करते हैं? अपने बच्चे को क्रैच में छोड़ देते हैं। वहाँ पे बच्चों की देखभाल होती है और जब वो वहाँ से लौटते हैं उसके बाद बच्चे को ले लेते हैं। तो मतलब अच्छा है कि जब कोई नहीं देखने वाला है तो क्रच इसीलिए सुविधा के लिए बनाया गया है कि आप अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ सकते हैं। वहाँ से उनको रहने से, खाने से लेकर के खेलने तक हर चीज़ की सुविधा उनको प्रोवाइड कराई जाती है। दूसरा है चलते फिरते शिशु केंद्र। पहला हमने अस्थायी शिशु केंद्र देखा, दूसरा है चलते फिरते शिशु केंद्र यानी कि मोबाइल क्रच। अब ये क्या होता है देखते हैं। ये वे केंद्र होते हैं जहां कामकाजी माताएं कार्यस्थल के नज़दीक अपने शिशु को छोड़ सकती है। बच्चों के पूर्ण विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं माताओं के घर से बाहर
कार्य करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये केंद्र बनाए गए हैं। तीसरा है दिवस देखभाल केंद्र यानी कि डे केयर सेंटर। ये दिन में देखभाल करने वाले केंद्र हैं। इन केंद्रों में शिशु एवं विद्यालय पूर्व के बच्चे शामिल हो सकते हैं और घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इनमें कार्य करने वाले शिक्षकों और सहायकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। किनको? दिवस देखभाल केंद्र यानी कि डे केयर सेंटर के जो लोग होते हैं। शिशु केंद्र की तरह इनमें बच्चों की देखभाल, उनकी सुरक्षा, उनके खाने पीने, शौचालय, आदतों, भाषा विकास, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को कभी कभी टॉडलर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं 2 से 3 वर्ष के बच्चों को, तो कभी कभी टॉडलर कहा जाता है। इस उम्र के छोटे बच्चों में फुदक कर चलने की प्रवृत्ति होती है। अब देख लेते, ये तो हमने देखा जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक का जो बच्चा होता है। 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे के बारे में, जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तब उनकी गतिविधियां एवं अनुभवों में वृद्धि होने लगती है। हालांकि औपचारिक स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों को किस उम्र तक घर पर रखा जाना चाहिए, इस पर विशेषज्ञों की राय भिन्न है। इस आयु में बच्चे निम्न गतिविधियां करते हैं। तो जो 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, देखिए। जब बच्चा चलना, दौड़ना, चीज़ों को उलटना पलटना व बोलना सीख लेता है तो वह परिवेश के साथ सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम हो जाता है। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों के साथ परस्पर व्यवहार से संपन्न जानकारी एकत्र करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस उम्र में बच्चों की मातृभाषा का शब्द ज्ञान तेजी से बढ़ता है और साथ ही बच्चे में प्राकृतिक वस्तुओं जैसे बालू, जल, पक्षियों, जानवरों व पेड़ पौधों और अन्य सामग्रियों की समझ बढ़ती है। उनमें और अधिक जानने की जिज्ञासा प्रबल होती है। इस उम्र में 3 वर्ष से लेकर के जो 8 वर्ष के बच्चे होते हैं। इस उम्र में सीखने के लिए बच्चों को विद्यालय में अनुकूल परिवेश में अनौपचारिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। यदि हम बच्चों को एक जगह बैठाकर बड़े बच्चों के औपचारिक विद्यालय की भांति पढ़ने को बाध्य करेंगे तो बच्चों की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी और वे बेचैन तथा असुरक्षित महसूस करेंगे। इसीलिए जो है बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इस उम्र में बच्चों को सीखने का सबसे अनुकूल परिवेश अनौपचारिक कार्यक्रम है जो सुरक्षित, प्रेम पूर्वक तथा खेल सामग्रियों से युक्त होना चाहिए। तो ये तो आपने देख लिया 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे के बारे में। अब देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर NCERT द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं। तो कौन से? पहला, बच्चे का समग्र विकास जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सके। दूसरा, विद्यालय के लिए तैयारी। और तीसरा है महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य क्या है अकॉर्डिंग टू NCERT? तो पहला है बच्चे का समग्र विकास जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सके। दूसरा है विद्यालय के लिए तैयारी और तीसरा महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवा प्रदान करना। ये क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर NCERT द्वारा प्रकाशित पत्र जो किया गया है तो उसके अनुसार ये उद्देश्य 2005 की जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है वो ये कहती है। अब नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का महत्व देख लेते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा मानव विकास के अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बाल्यावस्था के महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला है नवजात शिशु छोटी उम्र में ही सीखना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा माँ के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों और उन लोगों को जानने लगता है जिनसे वह नियमित रूप से मिलता है। दूसरा पॉइंट है छोटा बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में नई नई बातें सीखने के साथ ही अपने परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से अपने माता पिता और यदि भाई बहन हो तो उनके साथ विशेष लगाव करने लगता है। तीसरा पॉइंट कहता है 8 से लेकर 12 माह तक यानी 12 महीने तक का छोटा बच्चा परिचित और अपरिचित लोगों के बीच अंतर करना सीख जाता है। छोटा बच्चा अनजान व्यक्ति के प्रति भय प्रदर्शित कर सकता है। अपनी सुरक्षा के भाव के अंतर्गत बच्चा शुरुआत में अपनी माँ से अत्यधिक लगाव रखता है, उससे चिपका रहता है। धीरे धीरे बच्चे को अपनी माँ की अनुपस्थिति में भी सुरक्षा का बोध विकसित हो जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे माँ की अनुपस्थिति में अपने आप को भी बाकी मतलब घर के और जितने सदस्य होते हैं उनके साथ भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है। इन सबके अतिरिक्त बच्चा बहुत तेजी से वृद्धि करता है।
ठीक से चीज़ों को पकड़ना, शरीर को संतुलित करना और चलना सीखता है तथा वह मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना भी सीख लेता है। किसी अच्छे विद्यालय पूर्व केंद्र की पढ़ाई और अन्य अनुभव इस उम्र के छोटे बच्चों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। बाल केंद्रित दृष्टिकोण और खेल खेल में सीखने का तरीका जो पढ़ाई को रुचिकर बनाता है, आदर्श रूप से छोटे बच्चों के लिए अनुकूल है। बच्चे दूसरे बच्चों की संगति को पसंद करते हैं और बहुत जल्दी काम करना सीख जाते हैं। इस आयु में बच्चे अपने साथियों के बीच बहुत जल्दी सीखते हैं, जिसकी वजह से इस उम्र में विद्यालय पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में रहते हैं या जिन्हें सीखने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए विद्यालय पूर्व वातावरण बहुत लाभदायक माना जाता है। और विद्यालय पूर्व केंद्र के अनुभव बच्चे को अन्य वयस्कों तथा परिवेश और वस्तुओं संबंधी जानकारी बढ़ाते हैं, साथ ही छोटे बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि घर के माहौल में कोई कमी हो तो विद्यालय पूर्व केंद्र बच्चे की घर के बाहर वृद्धि और विकास में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। कई समुदायों में, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले या जिनके पास संसाधनों का अभाव है, वहाँ स्कूल जाने वाली उम्र के बड़े बच्चों को अक्सर छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि माता पिता काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, जिस कारण बड़ा बच्चा विद्यालय नहीं जा पाता। इसलिए छोटे बच्चे की संस्थागत देखभाल बड़े बच्चे के लिए लाभदायक है, क्योंकि उन्हें देखभाल कार्य से मुक्त कर दिया जाता है और वे स्कूल जा सकते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न परिस्थितियों में बाल्यावस्था के साथ साथ परिवारों को उन बुनियादी कार्यों में माता पिता और समुदाय को सहायता प्रदान करके लाभान्वित करती है। तो ये तो हमने देख लिया प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का महत्व क्या होता है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया। हमने देखा था ना प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया, बता सकते। क्वेश्चन 2 है किसी एक प्रकार के संस्थागत शिशु देखभाल केंद्र का नाम लिखिए। क्वेश्चन 3 कहता है किस उम्र में बच्चों की गतिविधियां और अनुभव में वृद्धि होने लगती। क्वेश्चन 4 है बच्चे किस उम्र में परिचित तथा अपरिचित लोगों में अंतर करना सीख जाते। क्वेश्चन 5 कहता है बच्चे बहुत जल्दी काम करना कब सीखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज की क्लास को यहीं तक करते। आई होप जितना भी हमने पढ़ा अभी वो सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट रह जाता, कोई भी क्वेरी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, हम जिसमें डिस्कस करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सिद्धांत। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। धन्यवाद।